हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा 10 गणित की आज अध्याय 6 त्रिभुज के हम इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं। इसके अंतर्गत हम त्रिभुज के प्रकार, समरूपता क्या है, बहुभुज और त्रिभुजों की समरूपता के नियम क्या हैं, त्रिभुजों से संबंधित प्रमेय क्या हैं आपकी, और उसके अलावा इस एक्सरसाइज में हमारी प्रश्नावली 6.1 से लेकर 6.3 तक जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर 6 त्रिभुज की पहली वीडियो है। ठीक है, जो कि क्या है, परिचय वीडियो है एक, जिसमें हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो क्या, त्रिभुज के प्रकार, समरूपता, बहुभुज और त्रिभुजों की समरूपता के नियम और त्रिभुज से संबंधित प्रमेय। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कवर करने वाले हैं पहली वीडियो में, और उसके बाद अगली वीडियो से हम प्रश्नावली 6.1, 6.2 और 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप सभी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। ठीक है, और आपको किसी भी चीज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, मतलब देखो, तीन भुजाओं से बंद आकृति, ये होती बंद आकृति, त्रिभुज कहलाएगी। अब भुजाएं तो ये भी हो सकती हैं, तीन भुजाएं हैं, लेकिन क्या ये बंद आकृति है? नहीं। तो इसलिए ये क्या है? यह एक त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज क्या है? ये है। क्यों? क्योंकि एक बंद आकृति है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाएं देखो ये भी हैं, लेकिन ये क्या कोई त्रिभुज है? या ये हो गया तो ये क्या त्रिभुज है? नहीं, ये दोनों त्रिभुज नहीं है। ठीक है, सिर्फ त्रिभुज हमारा क्या है? ये है। ये क्या है? त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि तीन भुजाओं से बनी है और बंद आकृति है। ठीक है, तीनों भुजाएं आपस में मेल खा रही है, यहाँ पे मिलनी है आपस में और ये ऐसे मिलनी है, तीनों भुजाएं आपस में मिलनी है, तो ये क्या है? एक त्रिभुज है। तो हमें पता चल गया त्रिभुज की परिभाषा क्या है, कि त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति होती है। ठीक है, तीन भुजाएं होंगी, और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं होती है और तीन ही कोण होते हैं। देखिए, त्रिभुज है तो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। हमें ये ध्यान रखना क्या, त्रिभुजों में तीन भुजाएं होंगी, एक दो तीन, और तीन ही कोण, एक दो तीन, तीन कोण होंगे। ठीक है, तीन बंद आकृति क्या होगी? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी, और त्रिभुज में क्या, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। ठीक है, ये हमारा समझ में आ चुका है आपको त्रिभुज के बारे में। अब देखिए, त्रिभुज को भुजाओं और कोणों के आधार पर विभाजित किया जाता है। देखो, ठीक है, तो त्रिभुज को क्या भुजाओं और कोणों के आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है, 5, 6, 7, 8 में, और 9 में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो इसी को मैं थोड़ा डिटेल में समझा दे रहा हूँ यहाँ के, ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए क्या, कोण, त्रिभुज को कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर बांटा गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तीन कोण होते हैं। तीन कोणों के आधार पर क्या है, तीन प्रकार के त्रिभुज आएंगे। देखो क्या है, समझा देता हूँ आपको। देखिए, चलिए देखिए, हमने देखो तीन कोण बनाए हैं। देखिए, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समझिए। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा कोण जिसके सभी को नहीं सॉरी ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या होंगे? 90 अंश से कम होंगे। देखिए, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये कोण 90 अंश से कम है, ये कोण भी 90 अंश से कम है, और ये कोण भी 90 अंश कोण से कम है। अर्थात तीनों कोण क्या होंगे? 90 अंश से कम होंगे। ठीक है, भुजाओं की लंबाई पर ध्यान नहीं देना है अभी कोई, भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अभी सिर्फ हम कोणों के आधार पर बात कर रहे हैं। तो कोणों के आधार पर मतलब न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या होंगे? 90 अंश से कम होंगे। उनका मान क्या होगा? सभी कोणों का मान क्या होगा? 90 अंश से कम का होगा। योग नहीं कह रहा तीनों त्रिभुजों का, ये ध्यान रखिए। एक कोण का मान क्या होगा? 90 अंश से कम होगा। दूसरे कोण का भी क्या होगा? 90 अंश से कम होगा। तीसरा का भी 90 अंश से कम होगा। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे? 90 अंश से कम होंगे। तो ये क्या कराएंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। अर्थात न्यून कोण जानते हैं हम क्या? वह कोण जो क्या होता है? 90 अंश से कम होता है। 90 अंश से कम होगा तो क्या होगा? वो न्यून कोण कहलाता है। इसलिए न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 90 अंश से कम होता है। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, ये लिखा भी हमने, जीरो से 90 के बीच होगा।
ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर हो गया। नंबर 2 समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज से हमें पता चल रहा समकोण है, अर्थात वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। ये क्या है, समकोण है, वाला कोण। ठीक है, एक कोण क्या है, समकोण है, बाकी के दो कोण क्या होंगे, फिर न्यून कोण होंगे। एक कोण समकोण और बाकी के न्यून कोण होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, एक कोण होगा इसमें 90 डिग्री का, 90 अंश का होगा। ठीक है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसी प्रकार देखिए अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, अब देखो अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से बड़ा होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो। ठीक है, एक कोण 90 अंश से अधिक हो तो उस कोण को क्या कहेंगे हम, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये देखिए इस त्रिभुज में ये ऊपर वाला कोण क्या है, 90 अंश से अधिक है, और शेष दो कोण क्या है, न्यून कोण है। ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो ये क्या है, अधिक कोण है, तो इसलिए ये क्या त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ये है आपका न्यून कोण त्रिभुज। ये ध्यान दीजिए, क्या न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना तीनों अंतःकोणों का मान क्या होता है, 90 अंश से कम होता है। योग तो सब में 180 होगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 ही होता है। लेकिन बस ये है कि बाद न्यून कोण त्रिभुज में क्या होंगे, तीनों 90 अंश से कम होंगे और इनको जोड़ के क्या बनेगा हमारा 180 बनेगा तब। ठीक है, अंतःकोणों की बात अभी हम नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सीधी सी बात यह है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसके तीनों अंतःकोणों का मान 90 अंश से कम होता है, मतलब तीनों अंतःकोण क्या होते हैं, 90 अंश से छोटे होते हैं। ठीक है, 90 अंश से छोटे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है और शेष दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, समकोण त्रिभुज कहलाता है। उसी प्रकार नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का क्या है कि भैया ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण तो 90 अंश से अधिक होता है, लेकिन शेष दो कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। एक कोण क्या होंगे, एक कोण तो होगा 90 अंश से अधिक, और बाकी के दो शेष कोण जो होंगे, बाकी के दो कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो उन्हें क्या कहेंगे हम, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा न्यून कोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है और अधिक कोण त्रिभुज क्या होते हैं करके। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके अलावा देखिए, आप देखो कोणों के आधार पर तो हमने त्रिभुजों का विभाजन कर दिया। कोणों के आधार पर हमारे कितने त्रिभुज निकले, 3 निकले, 1 2 3। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, अभी तक हमने कहा कोणों के आधार पर, और हम जानते हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती, 3 कोण होते। तो अभी हमने किस पे निकाला है, 3 कोणों के आधार पर हमने त्रिभुजों के प्रकार जाने। अब हम निकालेंगे 3 भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, तो त्रिभुजों के प्रकार क्या होंगे देखिए, चलो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, आकृति बना लेता, फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए समबाहु त्रिभुज। ठीक है, डायग्राम बना दिया हमने। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु देखो नाम से ही बताया, सम का मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, बाहु का मतलब याद रखिए भुजा होता है। समबाहु, समबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या कहलाएगा वो, समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम का मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी। किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। और अब यहाँ पे जब हम भुजाओं के आधार पर बात करें तो हम कोणों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोणों से हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्लियर हो गया। इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, देखो समद्विबाहु, सीधी बात पता चल रहा है हमें, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं। एक भुजा छोटी होगी या बड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये उसका डायग्राम देखिए, दो भुजाएं हमारी, ये भुजा बराबर और ये भुजा क्या हमारी छोटी है। देखो तो ये क्या हमारा समद्विबाहु, दो भुजाएं हमारी बराबर है, ये दो भुजाएं बराबर है हमारी, यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर थी। ठीक है, समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर, समद्विबाहु में एक भुजा अलग और बाकी की दो भुजाएं बराबर, ये समद्विबाहु हो गया। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए विषम बाहु, विषम का मतलब जिसमें क्या हो, विषम का मतलब है जिसमें क्या हो,
तीनों भुजाएं अलग हो। बाहु का मतलब तो भुजाएं होता है, विषम का मतलब अलग अलग हो। तो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, अलग अलग हो। तो वो क्या कहलाएगा हमारा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। देखिए ये त्रिभुज दिया गया, इसकी भुजा ये अलग है, ये लंबाई अलग है, ये लंबाई अलग है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, अलग है। तो ये हमारा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। नंबर 2, सम द्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी और तीसरी भुजा अलग होगी, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, सम द्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज समझ में आ चुका है। इसी प्रकार विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं होती है, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये आपके इनके डायग्राम बना रखे हैं हमने अलग अलग, तो आपको उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। तो अब हमें पता चल गया क्या त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, बंद आकृति, खाली तीन भुजाओं से बनी आकृति को नहीं कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी आकृति मैंने बता चुका, ये भी तीन भुजाओं से बनी है, ये भी तीन भुजाओं से बनी है, ये भी तीन भुजाओं से बनी है, या ये और ये सब क्या है, तीन भुजाओं से बनी तो जरूर है, लेकिन क्या है, ये बंद आकृति नहीं, इसलिए यह त्रिभुज नहीं कहलाएंगी। त्रिभुज क्या होंगे, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, और तीन ही कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। कोई भी त्रिभुज उठा लीजिए तो तीन भुजाएं तीन कोण आपको जरूर मिलेंगे, तभी वो त्रिभुज है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कि तीन भुजाएं और बंद आकृति नहीं है और तीन कोण नहीं है तो वो त्रिभुज नहीं कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और वो भी आपका क्या करें, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, क्या है देखते हैं। देखिए अब है समरूपता। समरूपता क्या मतलब है, ठीक है। अब चैप्टर आपका, क्योंकि जो त्रिभुज आपका कक्षा 10 का चैप्टर है, इसमें समरूपता के बारे में आपको जानना जरूरी है कि है क्या। ठीक है, समरूपता क्या है, समरूपता का मतलब क्या है, समरूप से आया है समरूपता। ठीक है, ये त्रिभुजों का एक गुण है। ठीक है, गुण है एक प्रकार का, जो क्या है, समरूपता कहते हैं उसे, और ये समरूप से बना हुआ है। समरूप आकृतियाँ क्या होती है, पहले हम ये जान लेते हैं, वहीं से समरूपता के बारे में आप समझ जाएंगे। ठीक है, समरूप आकृति क्या होती है, जैसे ऐसी आकृतियाँ जो आकार में समान हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। आकार में समान हो, ठीक है, माप में नहीं कहा जा रहा, आकार में कहा जा रहा। ठीक है, आकार में ऐसी आकृतियाँ जो आकार में समान हो। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक वृत्त बनाया, एक बड़ा वृत्त, ये देखिए हम करते हैं इसको समझने की कोशिश। ये हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, और एक वृत्त साथ में ये बना दिया। देखो ये आकृतियाँ दोनों समान हैं, दोनों क्या हैं, वृत्त हैं, ये दोनों वृत्त हैं, लेकिन इनकी त्रिज्याएं क्या हैं, अलग अलग हैं। इसकी त्रिज्या बड़ी है, इसकी त्रिज्या छोटी है। ठीक है, लेकिन आकृति क्या है, समान है। ठीक है, समरूप कहलाएंगे ये। ठीक है, क्लियर हो गया। वृत्त, जितने भी वृत्त होंगे वो क्या होंगे, समरूप कहलाएंगे। अपन त्रिज्याएं उनकी कुछ भी हो सकती है। इसी प्रकार कोई भी वर्ग ले लेंगे आप, एक छोटा एक बड़ा, तो अगर इनकी भुजाएं और कोण बराबर हैं दोनों के, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे समरूपता। ऐसी आकृतियाँ जो आकार में समान हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। ऐसी आकृतियाँ जो आकार में समान हो, समरूप कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा याद रखना आपको, समरूप क्या है। अब समरूपता के नियम क्या है, कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ समरूप है। नियम से हमको क्या समझ में आएगा कि भैया कोई आकृति दी है, उसको हम समरूप कैसे कहेंगे, समझेंगे कैसे। जैसे अभी मैंने कहा था ना कि ये हमने दो चित्र बनाए थे, एक तो हम चलो ये वर्ग बनाया था हमने, ये वर्ग बनाया था, एक छोटा बनाया था। ठीक है, चाहे इसको इसके साथ ही रख दो, ये हो गया दो वर्ग, वर्ग बोला वृत्त हो गए। एक वर्ग करके समझा देता हूँ मैं आपको, ये हो गया, एक बड़ा कर दिया, एक साथ ही कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, एक के ऊपर एक हो जाएगा। ठीक है, ये अलग भी हो सकते हैं, साथ भी हो सकते हैं। क्लियर है। अब देखो इस चीज़ को समझो, देखो क्या है, हमें पता क्या चलेगा कि भैया ये समरूप है। ठीक है, तो
समझने के लिए देखिए बहुत बेसिक चीज़ है। उनके संगत, कोई भी बहुभुज है तो उसके क्या हो, अब व्रत में तो क्या होगा, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या देख लेंगे, व्रत तो क्या है, त्रिज्या है होंगी, सेम ही आकृति है। देखो व्रत में त्रिज्या छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन आकृति सेम है, ठीक है। तो ये तो ऐसे होगा, इसमें भुजाओं वाला सीन नहीं रहेगा आपको। अब लेकिन जैसे चतुर्भुज है या कोई भी हो, बहुभुज जिसे कहते हैं, ठीक है, दो बहुभुज समरूप कब होंगे, ये कैसे पता चलेगा हमें, तो उसके लिए दो नियम है छोटे से, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। क्या, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। नंबर एक, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। अब ये संगत कोण बहुत बार आता है आपकी किताब में, आपने देखा होगा और आप कंफ्यूज भी होते होंगे। तो संगत कोण क्या होता है, ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि संगत कोण किसे कहेंगे, और नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए संगत कोण क्या है, संगत कोण होता है जैसे ये कोण है और ये कोण है, ये दोनों एक साइड के कोण है, सेम साइड में बन रहे हैं, अपर लेफ्ट साइड में बन रहे, देखो दोनों आकृतियाँ दोनों में अपर लेफ्ट साइड में, तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, संगत कोण कहलाएंगे। अगर संगत भुजाओं की बात हो रही तो लेफ्ट साइड की ये भुजा, लेफ्ट साइड की ये भुजा क्या कहलाएगी, संगत भुजा कहलाएगी। इसी प्रकार ये भुजा आपस में क्या कहलाएंगी, संगत कहलाएंगी। इसी प्रकार ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण, ये क्या कहलाएंगे, संगत कोण। इसी प्रकार ये कोण इस कोण के साथ ये क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। ये कोण और ये कोण आपस में क्या कहलाएंगे, संगत कोण, ठीक है। और ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, जैसे ये दो भुजाएं क्या होंगी, संगत कोण, संगत भुजाएं होंगी, ये भुजाएं संगत भुजाएं होंगी, ये भुजाएं संगत होंगी। तो अब संगत का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या, दो भुजाओं नहीं, दो बहुभुज समरूप होंगे कब, जब उनके संगत कोण बराबर होंगे। अभी हम संगत कोण की बात करते हैं, क्योंकि संगत कोण और संगत भुजाएं दोनों शब्द हमारे यूज करने होते हैं मैथ्स में, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ बताई। संगत का मतलब जो एक ही साइड की दिख रही है दोनों त्रिभुजों की भुजाएं, ठीक है। जैसे आपके लैपटॉप में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी दूसरे, जैसे ये है बहुभुज है, चतुर्भुज दिया हुआ है, एक वर्ग है, वर्ग के इस तरफ के दोनों लेफ्ट साइड की भुजाएं हैं दोनों, ये बराबर हो गई, नहीं बराबर नहीं सॉरी, ये दोनों क्या होंगी, संगत भुजाएं कहलाएंगी, ठीक है। ये दोनों भुजाएं संगत भुजाएं कहलाएंगी। और ये कोण बराबर ये कोण होगा तो ये क्या कहलाएंगे, दोनों कोण संगत कोण कहलाएंगे। ये कोण भी संगत कहलाएंगे, ये कोण भी संगत कहलाएंगे, ये कोण भी संगत कहलाएंगे, ठीक है। अब संगत तो समझ में आ गया, संगत कोण। अब कंडीशन क्या है, देखो पहला नियम क्या है, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो देखिए इस कोण को और इस कोण को देखिए, ये दोनों 90 अंश के बन रहे हैं, ये कोण और ये कोण ये भी 90 अंश के हैं, ये कोण और ये कोण 90 अंश, ये कोण और ये कोण क्या है, 90 अंश। तो इसका मतलब ये कोण आपस में संगत कोण तो है ही, और संगत कोण क्या है, 90 अंश के हैं। तो एक कंडीशन हमारी पूरी हो गई यहाँ पे कि भैया संगत कोण बराबर होने चाहिए बहुभुज में, समझ में आता है। अब दूसरा, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए, ठीक है, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। अब समानुपातिक का मतलब कि भैया वो दोनों एक दूसरे को समान अनुपात में काट रही हों भुजाएं। जैसे ये भुजा संगत भुजाएं मैंने अभी बताया था ना, संगत भुजाएं क्या होती है, ये भुजा और ये भुजा संगत भुजाएं हुई आपस में, तो इसका और इसका अनुपात जो निकले वो क्या निकले, बराबर निकले, काट सकें आपस में, ठीक है, समानुपातिक हों, संगत भुजाएं क्या हों, समानुपातिक हों, ठीक है। ये भुजाएं आपस में काट के कुछ ऐसा अनुपात निकाल दें जिससे समान अनुपात निकले, ठीक है, तो ये कहलाएंगी समानुपातिक। क्लियर हो गया कि भैया दो बहुभुज समरूप होंगे कब, यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं क्या हों, समानुपातिक हों, ठीक है। दो कंडीशन हमें याद रखनी, पहली कि भैया दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों, नंबर दो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अभी तो हमने बहुभुजों की समरूपता के नियम पढ़ लिए, अब त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या होता है, देखो त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या नियम है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए नियम, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप होंगे कब, भैया जब उनके संगत कोण बराबर होंगे। देखो कंडीशन सेम है, एक कंडीशन सेम है, यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। दो अगर होंगे, दोनों चीज़ें होंगी तब आपका कोई बहुभुज समरूप कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन नहीं है। एक भी अगर हम दिखा देते हैं कि बराबर है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। ये ध्यान रखिएगा, त्रिभुज में हमें कोई एक नियम से काम चला सकते हैं, लेकिन बहुभुजों में दोनों नियम हमको चाहिए कि भैया संगत कोण भी बराबर होनी चाहिए और संगत भुजाएं भी क्या हो, समान अनुपात में हों, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा बहुभुजों की समरूपता के नियम। और इधर देखिए त्रिभुजों की समरूपता के नियम क्या है कि उनके संगत कोण बराबर हों, या त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों या उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। या तो कोण बराबर हो जाए, संगत कोण अभी समझ में आ गया, त्रिभुज दिखा देता हूं मैं आपको बनाकर। देखो हमने त्रिभुज बनाया,
ठीक है, जैसे ये, ठीक है, त्रिभुज बना दिया मैं। तो संगत भुजाएं क्या होंगी, ये संगत भुजाएं क्या होंगी, एक साइड की भुजाएं ये संगत भुजाएं होंगी, दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगे, दोनों त्रिभुज, छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्या होंगी, एक साइड की भुजा संगत भुजा कहलाएंगी, ये दोनों भुजाएं। इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं भी संगत भुजा कहलाएंगी, ये भुजाएं भी संगत। कोण की बात करेंगे तो संगत कोण क्या होंगे, ये कोण होंगे, एक साइड जो दिख रहे हैं आपको एक जैसे, ठीक है, एक ही साइड जो दिख रहे हैं वो सभी क्या होंगे, संगत कोण कहलाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये हमारा त्रिभुज की समरूपता के नियम है। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि क्या, उनके संगत कोण बराबर हों या उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। ठीक है, दोनों में से एक कंडीशन आपने दिखा दी। मान लो हम ये त्रिभुज कर रहे हैं तो हमने कहा भैया ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, तो हम क्या कह सकते हैं, ये त्रिभुज समरूप है। ठीक है, संगत कोण बराबर है तो इसका मतलब समरूप है। और या हम क्या कह सकते हैं, उनकी संगत भुजा। अब अगर कोण, अगर हमने कहा कि भैया ये भुजा और ये भुजा का अनुपात ये भुजा और ये भुजा का अनुपात ये भुजा और ये भुजा का अनुपात क्या है, समान अनुपात में है, तो भी ये क्या है, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, बेझिझक पूछ सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों का। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो अब हमने देखो त्रिभुज की समरूपता के बारे में क्या पढ़ा कि भैया ऐसी आकृतियाँ जो आकार में समान हो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। भैया आकार में अगर समान है कोई चीज़ तो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे सिक्के होते हैं, देखो आपने देखे, मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये के सारे सिक्के क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप ही तो हैं। ठीक है, 1 रुपये का ले लो, 2 रुपये का, सिक्के सारे जितने भी सिक्के हैं, कॉइन्स जो होती हैं, ठीक है, कॉइन्स क्या है, साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन क्या है, आकृति क्या है, सेम है। कैसा फिगर है, वृत्ताकार है, सर्किल है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये क्या हो जाएंगी, समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी। ठीक है, जैसे ताश की गड्डियाँ होती हैं अलग अलग, उसकी पत्ते नहीं कह रहा हूँ, गड्डी कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, या माचिस का डिब्बा हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगी, अलग साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन दिखने में क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये क्या कहलाएंगी, समरूप होंगी। अगर इनका अनुपात और ये हो जाता है, संगत कोण बराबर क्या होंगे और संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे हम त्रिभुजों से संबंधित कुछ प्रमेय बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको याद कर लेंगे। ठीक है, त्रिभुज से संबंधित प्रमेय, देखो इनको सिद्ध अभी नहीं करा रहा हूँ, सिद्ध के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। अगर आप कहते हैं तो आपके अगर कमेंट आते हैं और आप अगर सीखना चाहते हैं कि सिद्ध कैसे किया जाता है प्रमेय को, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अभी सिर्फ हमने जो ये इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए, जो बार बार पेपर में पूछी भी जाती है, तो इसको हमने सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दी, इसको सिद्ध कराया प्रमेय को। ठीक है, और इसकी वीडियो हमने क्या करा, चैनल पे अपलोड कर दी है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो इसी से रिलेटेड है, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी की जो ये 4 प्रमेय हैं, ये आपको सिर्फ प्रमेय वैसे याद रखनी है ताकि आप क्या कर सकें, जब क्वेश्चन करने हो तो सॉल्व करने में आसानी। और अगर आप इनकी भी प्रमेय को सिद्ध करना चाहते हैं और इनकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं इसकी भी डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, तो अब थेल्स प्रमेय है क्या पढ़ लेते हैं। प्रमेय है क्या पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, तो देखिए थेल्स प्रमेय कहा जाता है या समान अनुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है इसे। ठीक है, समान अनुपातिक प्रमेय। तो देखो क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये आपकी, इसको आपको याद जरूर कर लेना और इसको सिद्ध करना भी आप सीख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पूछता है। ठीक है, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखो कैसे, एक त्रिभुज है, मान लो इसकी इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची, तो ये क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो कहा जाता है कि भैया ये त्रिभुज की भुजा, ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो समान अनुपात में काटती है। तो जैसे मान लो हमने कहा कि ए बी सी डी और ई, क्या कहा हमने, ए बी सी, मतलब सी और ई के समांतर क्या है, बी डी है। तो हमारे जो रेशियो बनेगा ए बी अनुपात बी सी बराबर ए डी
अनुपात डी। ठीक है, ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यही हमारी क्या थेल्स प्रमेय है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय ये है कि क्या, ठीक है, कि भैया त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए तो वो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। ठीक हो गया, ये आपने वीडियो में भी सिद्ध कर रखा है, उसमें जाके देख सकते हैं और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये याद जरूर कर लीजिए इस थ्योरम को, थ्योरम याद भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे लिखना पड़ता है, कई बार प्रमेय पूछ लेता खाली या सिद्ध करने को पूछ लेता, तो आपको आनी चाहिए। जब आपको याद होगी तभी आप क्या कर सकते हो, उसको सिद्ध भी करने की कोशिश कर सकते हैं और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो ईजिली। अब नंबर दो क्या है, देखो ये जो है ये जो आपकी बीपीटी थ्योरम थेल्स प्रमेय है, इसकी विलोम कहते हैं इसको, इसका विपरीत है क्या, यदि कोई ऋजु रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, कि भैया कोई ऋजु रेखा क्या करती है, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा किसी एक रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। जैसे अभी बताया था मैंने, ये अभी तो हमने कहा कि भैया अनुपात में काटेंगे, ये समांतर है तो ये अनुपात में, अब कह रहा है कि भैया ये समान अनुपात में है तो ये भुजा भैया क्या होगी, इसके समांतर होगी, ये चीज़ कही जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या है प्रमेय, यदि कोई ऋजु रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा किसी रेखा के समांतर होगी। ठीक है, वह रेखा किसी रेखा के समांतर होगी, वह रेखा तीसरी रेखा के समांतर होगी। किसी ना लिख के तीसरी कर देना, तीसरी रेखा के समांतर, दो को तो समान अनुपात में विभाजित कर रही है और तीसरी रेखा जो बची उसके क्या होगी, समांतर होगी। सेम इसकी अपोजिट है, विलोम है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सूत्र में एक दूसरे से मेल खाती हैं। इसमें कहा जाता है कि भैया समांतर रेखा है तो वो क्या करेगी, भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, और इसमें कहा जाएगा कि भैया त्रिभुज की जो एक त्रिभुज की रेखा है, मतलब एक ऋजु रेखा है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वह क्या होगी, तीसरी रेखा के समांतर होगी। ठीक है, एक रेखा के तीसरी रेखा जो बची हुई है उसके समांतर होगी। ठीक है, दो प्रमेय हमने समझ में आ गया हमें क्या कहा जा रहा है इसमें। इसी प्रकार यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी। यदि त्रिभुज की समरूपता के नियम में भी हमने पढ़ा, इससे मिलता जुलता। तो प्रमेय क्या है, तो प्रमेय याद कर लीजिए कि भैया यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात में हो, यदि किसी त्रिभुज की संगत कोण, पहले संगत कोण वाला करते हैं, नंबर 3 कर रहे हैं हम। ठीक है, इनके संगत कोण अगर बराबर हैं, समान हैं, ठीक है, संगत कोण क्या है, समान है, तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपातिक होंगी। ये या से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान है, दो त्रिभुजों के संगत कोण समान है तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपातिक होंगी। ठीक है, और देखो यहाँ जो या लगा था ना, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे समझ में आ रही है। देखो क्योंकि दोनों में से क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे तो उसकी भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपातिक होंगी, तो वहीं से ये प्रमेय बन रही है। ठीक है, तो यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी। क्लियर हो गया ये प्रमेय। इसके बाद प्रमेय 4 क्या आपकी, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में हों, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में हों। अब देखो ये आपस में क्या एक दूसरे की विलोम है। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात में हों तो उनके, ये क्योंकि गलत है यहाँ पे, उनके संगत कोण क्या होंगे, समानुपातिक होंगे। उनके संगत कोण क्या होंगे, समानुपातिक। यहाँ पे कोण दिए गए समान तो भुजाएं समानुपातिक हो गई, यहाँ पे कहा गया है कि भुजाएं समानुपात में है तो कोण क्या होंगे, समान होंगे या समानुपातिक होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब है अब है प्रमेय नंबर 5। प्रमेय 5 क्या है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातिक हो और उन भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का एक युग्म, संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातिक है। ठीक है, समानुपातिक क्या कहता है, भैया दो त्रिभुज हैं, उनकी संगत भुजा, कोई एक संगत भुजा का युग्म क्या है, समानुपातिक है।
ठीक है। तो उन भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण, ठीक है, उन भुजाओं के द्वारा बने कोण, आंतरिक मतलब बने कोण, ठीक है, आंतरिक कोण बराबर हों, ठीक है। एक तो भुजाएं क्या होंगे, संगत भुजाओं का युग्म क्या हो, समानुपातिक हो, और उनके उनके द्वारा आंतरिक कोण क्या हो, आंतरिक कोण बराबर हों, ठीक है, आंतरिक कोण क्या हो, बराबर हों, तो वह त्रिभुज क्या होगा, समरूप त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, यदि दो त्रिभुजों के का एक यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म, ठीक है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातिक हो और उन भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण बराबर हो, उन भुजाओं के द्वारा क्या हो, आंतरिक कोण बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा, ठीक है। तो ये 5 प्रमेय हैं आपकी जो इम्पोर्टेंट है आपकी कक्षा 10 में, इससे रिलेटेड ही हमें सवाल करने हैं आगे। तो ये सभी क्या करना है आपने, ये 5 प्रमेय को अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। और थेल्स प्रमेय की तो हमने सिद्ध करने वाली वीडियो बना रखी है पूरी सिद्ध करते हुए, तो इसको भी आपने क्या करना है, देख लेना है और समझ लेना है कि कैसे, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल आपको अगली एक्सरसाइज में आपको करने हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये तो बढ़िया से देख लेनी, समझ लेनी। बाकी की जो ये 4 प्रमेय हैं, अगर आप इनकी भी डिटेल में सिद्ध करने की, प्रूव करने की वीडियो चाहते हैं, ठीक है, प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है कि इनको, तो ये वीडियो भी हम बना देंगे। बस आप हमें क्या कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है और आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पेज पर। और अगर किसी प्रकार का डाउट इन प्रमेय से लेकर समझ में नहीं आई है कि क्या कह रही है प्रमेय, पहले प्रमेय कह क्या रही है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है, मतलब क्या है उस प्रमेय का, ठीक है। प्रमेय क्या होता है, कोई पहले से प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है। जैसे आप बीज गणित में आप सूत्र करते हैं ना, a+b का होल स्क्वायर, क्या है, वो पहले से सूत्र आपका यूज किया गया है ताकि उसको सिद्ध कर दिया गया है कि वो सही है। जब भी आपको कोई वैल्यू देगी तो उस पर रख के आप मान निकाल लेते हैं। उसी प्रकार जब रेखा गणित की बात आती है तो वहाँ पे क्या होती है, प्रमेय होती हैं, ठीक है, त्रिभुज से संबंधित, वर्ग से संबंधित, चतुर्भुज से संबंधित, ये सब क्या है, प्रमेय हैं। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं, ऐसे फॉर्मूले हैं जो क्या करते हैं, वो हर बार क्या होंगे, सही होंगे। तो ये क्या एक तरह से प्रमेय कहलाती है, इनको प्रमेय कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट कर लिया। कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज का जो परिचय वाली वीडियो थी वो तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। डाउट रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। किसी प्रकार कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए। थोड़ा हो सकता है वीडियो फास्ट बनी हो, क्योंकि नहीं तो अगर ज़्यादा स्लो चलते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। 30 से 40 मिनट की वीडियो बनाने का हमारा टारगेट रहता है डेली। तो आज का देखिए क्या है, कक्षा 10 गणित का अध्याय 6 त्रिभुज के क्या परिचय वाली वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हम कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज के प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।